हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें वीडियो की लेंथ हम लोग कम रखेंगे, कॉन्सेप्ट के बहुत डीप में जाएंगे, जिसमें हम लोग टॉपिक्स नहीं कवर करके हेडिंग्स कवर करेंगे। जैसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं हेडिंग केमिकल बॉन्डिंग, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और कॉम्बिनेशन। तो इसमें केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं या केमिकल कॉम्बिनेशंस क्यों बनते हैं, इसमें सबसे इजी है टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम और अटेन द स्टेबिलिटी। वो बॉन्ड्स या कॉम्बिनेशन इसलिए बनाते हैं जैसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम से कम लोअर हो जाए और सिस्टम स्टेबिलिटी गेन करे। इसमें सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला। Elements tend to bond in a such a way that each atom has 8 electron in its valence shell, giving it the same electron configuration as a noble gas। तो ये क्या बोल रहा है कि केमिकल एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं जैसे उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं और उनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो जाए। एग्जांपल में हम लोग इसको देखेंगे CO2 और NaCl को। पर पहली बात आती है कि वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अटेन करेंगे। तो उसमें दो तीन तरीके की चीजें होंगी। जैसे अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है नोबल गैस के कंपैरिजन में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर जाएगा, या एक एक्स्ट्रा है या दो एक्स्ट्रा है तो लूज कर ले तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। और तीसरा केस आता है जब दो एटम हो, दोनों के पास कम हो, तो वो क्या करेंगे, वो दोनों शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन की और उनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसे हो जाएगा बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन तरीकों से वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। और इसमें एग्जांपल जैसे CO2 और NaCl हम लोग देखते हैं। CO2, ये CO2 का स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। ये वैलेंस शेल मींस आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ये भी ऑक्सीजन है सेम। और कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 और आउटरमोस्ट शेल में 4, 1 2 3 4। सो कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसके को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कौन सा फॉलो करने लग जाएगा, रूल फॉलो करने लग जाएगा और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर जाएगा। और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये लोग शेयरिंग करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एटम कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर रहा है और ये ऑक्सीजन का एटम भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, जिससे सबके बैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस को अटेन कर जा रहा है। ये हो गया एक केस। और दूसरा केस होगा जैसे NaCl। NaCl के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जब भी मेटल्स, सोडियम और नॉन मेटल जैसे क्लोरीन बॉन्ड्स बनाते हैं, इसमें क्या होता है कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और लूज करते हैं, नॉन मेटल्स को दे देते हैं, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसे हो जाएगा। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा Cl को, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल जाए और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का कम हो जाए तो दोनों का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिससे दोनों के वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो जाएगा। पर इस रूल की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस में हम लोग जैसे अगर सबसे इजी एग्जांपल देखें लिमिटेशंस में, हीलियम। हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में, बट स्टिल वो स्टेबल है, स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी कम है, दैट्स व्हाई वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है और नोबल गैस कहलाता है। तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के बावजूद भी ये बैलेंस स्टेबल है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल वाला रूल फॉलो नहीं करता। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं HCl। अगर हम लोग HCl को देखें तो क्लोरीन का तो 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल वाला रूल फॉलो हो रहा है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 हैं, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया हाइड्रोजन से, तो
8 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आफ्टर शेयरिंग ऑल्सो। तो हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो कुछ लिमिटेशंस हैं केमिकल बॉन्डिंग बॉन्ड्स के क्यों बनते हैं इसको देखने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल हमेशा सही नहीं होगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे हीलियम देख लिया हमने, HCl देख लिया हमने। अब हम लोग देखेंगे इसमें थर्ड और फोर्थ पीरियड ग्रुप के, थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स जब बॉन्ड्स बनाते हैं, जैसे Br F5, तो इसमें श्योरली ब्रोमीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है वैलेंस शेल में, क्योंकि वो 5 शेयर कर रहा है फ्लोरीन से ब्रोमीन। तो डेफिनेटली इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है इसके वैलेंस शेल में, बट स्टिल ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट एक्सपेंड ऑक्टेट शो करते हैं, d ऑर्बिटल में भी इसके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जिस कारण ये केमिकल बॉन्ड्स स्टेबल हैं और ये कंपाउंड स्टेबल हैं। जैसे इसके दूसरे एग्जांपल HCF4 SO3 PCl5। तो ये रूल हमेशा ट्रू नहीं है। तो क्या सही है? सही है टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड अटेन द स्टेबिलिटी, ये हमेशा फॉलो करेगा। इसको समझने के लिए हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल शुरुआत से देखेंगे। जैसे ये, इसमें A और B सपोज दोनों एटम हैं, तो एटम में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ए का न्यूक्लियस है, बी का न्यूक्लियस है, ए के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन ए का न्यूक्लियस, ए के इलेक्ट्रॉन्स, एन बी का न्यूक्लियस, ई के इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इनको हम लोग पास में रखेंगे या एक ही कंटेनर्स में रखेंगे, तो ए के इलेक्ट्रॉन्स को बी का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा और बी के इलेक्ट्रॉन्स का ए का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा। और क्या हो सकता है? ए का न्यूक्लियस बी के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और ए के इलेक्ट्रॉन्स बी के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। ये हो सकता है। तो स्टेबिलिटी कब गेन होगी? ये समझने के लिए हम लोग अगर ये देखें, जिसमें सपोज ये ए एटम है, ये बी एटम है और ये दोनों स्प्रिंग से ज्वाइंट हैं। तो ए और बी स्प्रिंग से ज्वाइंट हैं, इसमें क्या होगा? अगर हम लोग एक्सपेंड भी करें तो ये वापस नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, और अगर हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे, ए और बी को और ज्यादा पास करेंगे, अगर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे और रिपेल्स कम होगा, तो ये वापस नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो एक डिफाइनाइट डिस्टेंस में ए और बी एग्जिस्ट करते हैं जहां उनकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, और वो डिस्टेंस कहलाती है बॉन्ड लेंथ। ए और बी, इनकी डिस्टेंस, इनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस जो होती है, जहां पे उनके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उस डिस्टेंस को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और कौन सी डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ किसको बोलेंगे? इसको समझने के लिए हम लोग को एक ग्राफ देखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस आर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है जिसमें हम लोग आर अगर इनफाइनाइट एटम्स और केमिकल बॉन्डिंग के टर्म्स में इनफाइनाइट नहीं है, ये एक्चुअल में वो डिस्टेंस है जब वो रिएक्ट नहीं करते या जब उनके एटम्स पास में नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ये जीरो का। और जैसे जैसे उनकी डिस्टेंस कम होती जाएंगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है निगेटिव में, ये जीरो का पॉइंट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, और एक पॉइंट पे, एक डिस्टेंस पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। इस पॉइंट को पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है न्यूक्लियस की, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ए और बी का बॉन्ड लेंथ R0, और उस डिस्टेंस के बाद फिर अगर हम लोग और पास में उनकी डिस्टेंस हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी फिर इंक्रीज करती है। सो दिस कॉन्सेप्ट एंड्स हियर, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई हेडिंग के साथ और नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू एवरीवन।